गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पाठ का अध्ययन करने से पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए हम देखते हैं पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। देखिए बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से हमारे जो भारतीय व्यंजन हैं और बाहरी विदेशी व्यंजन भी हमारे भारत में और भारतीय व्यंजन विदेशों में, उत्तर भारत का व्यंजन दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत का व्यंजन जो है वह उत्तरी भारत में किस तरह से अपने पांव पसार चुका है और इन्होंने किस तरह से अपना दायरा बढ़ा लिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध तो हैं एक निश्चित स्थान पर, लेकिन अभी तक भी वो अपना दायरा बढ़ा नहीं सके हैं। ठीक है ना। जैसे बम्बई में छोला कुलचा, ये प्रसिद्ध है लेकिन अभी तक अपना दायरा बढ़ा नहीं सका है, ये केवल बम्बई तक ही सीमित है। तो आइए अब हम देखते हैं ये पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। देखिए, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये दक्षिणी भारतीय व्यंजन है, लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है कि अब ये केवल दक्षिण भारत तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये उत्तर भारत के भी प्रत्येक शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वो भी लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल जाएंगे। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी हों, उत्तर भारत का जो व्यंजन है रोटी दाल और साग ये आपको हर जगह मिल जाएगा। उसी तरह फास्ट फूड, जिसे हम तुरंत भोजन बनाकर करते हैं, इसका भी चलन शहरों में खूब बढ़ रहा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ लोगों तक ही ये चाइनीज फूड नूडल्स जो हैं वो शामिल थे, और लेकिन अब संभवतः कोई भी इनसे अपरिचित या अजनबी नहीं रह गया है, अर्थात सभी लोग इनसे परिचित हो गए हैं। ये बर्गर, नूडल्स आदि जो हैं ये चाइनीज फूड हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जैसे ना 2 मिनट्स नूडल, ये पैकेट आता है नूडल्स का, उससे सभी लोग परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। जैसे नमकीन की बात करते हैं तो लेखक कह रहा है कि कुछ नमकीन की वैरायटियाँ आज भी हैं जो पूरे भारत में तो नहीं हैं, लेकिन कुछ आलू के चिप्स जो बंद पैकेट में आते हैं वो प्रत्येक घर में पहुंच रहे हैं, अर्थात इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। जैसे बंगाल की मिठाई भी प्रसिद्ध थी रसभरी, लोग अब इसकी चर्चा ही नहीं करते, बल्कि हम इसको अधिकतर बाज़ारों में प्राप्त भी करते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिल रहे हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी जो मध्यम वर्गीय था वो लगभग अब तक उसके पास भोजन की विविधता नहीं पाई जाती थी, वो लगभग एक ही भोजन जो उसके पास सुलभ होता था उसको करता था। लेकिन लेखक कह रहा है अब इन खाद्य पदार्थों के अपना पांव पसार लेने से यह व्यवस्था भी बदल चुकी है। अब मध्यम वर्गीय परिवारों में भी भोजन की विविधता मिल रही है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित था। ब्रेड आप खाते होंगे चाय के साथ, तो जो किसे केवल साहब लोग खाते थे, अधिकारी वर्ग खाता था, आज वह कस्बों तक पहुंच चुका है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में भी सेंकी और तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हो रही है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। अधिकतम नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हो रहे हैं हमारे देश में, वो खान पान के बदलती हुई तस्वीर के ज़्यादा शिकार हैं, प्रभावित हैं उससे, क्योंकि अगर उनसे पूछा जाए तो वो अपने यहाँ के भोजनों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह से जो बाहरी व्यंजन आए हैं
मार्केट में उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हो गई है। यानी ये जैसे छोले कुलचे दिल्ली में और पाव भाजी मुंबई में ये प्रसिद्ध जरूर हैं, ये अपना पाँव वहाँ पसारे हुए हैं, लेकिन यदि हम अन्य व्यंजनों की तुलना करते हैं इनसे, तो इनकी दुनिया आज भी छोटी दिखाई देती है, क्योंकि अन्य व्यंजनों की तुलना में ये अपना स्थान नहीं बना सके हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े में भी अब वो बात नहीं रह गई है। यानी जो चीज़ें बची हुई थी उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आया है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अर्थात जो खाद्यान्न हम लोग फलों के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसे आप मौसम के अनुसार आप अचार का देखिए, आम का अचार है, इसी तरह से नींबू का अचार है, ठीक है ना। अब जो लोग पहले घर में बना लेते थे, ये अब नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए वो बाज़ारी सामानों पर भी निर्भर हो गए हैं। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हो गया है, क्योंकि अब की महिलाएं इस तरह के कार्य करना नहीं चाहती हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर मतलब जो कठिन चीज़ें हैं, जैसे हमारे ही यहाँ का व्यंजन है, लेकिन अगर उसको हम छोड़ चुके हैं, फिर अगर कोई उसे चाहता है बनाना, तो लोग बनाना ही भूल गए हैं कैसे बनाएंगे, तो जो किताबों में या मोबाइल पर देख करके उन व्यंजनों को बनाते हैं लोग। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी महंगाई जो है वो इतनी चरम सीमा पर है कि जिसमें मेवे आदि लगते हैं, उन व्यंजनों को बनाने के बारे में लोग कई बार सोचते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि महंगाई उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देती है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति भी बन चुकी है। जैसे गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, यानी एक अच्छा अवसर मिल गया उन्हें कि हम विदेशी व्यंजनों को भी जानें, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि वे विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस का मतलब होता है कि अपने शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। चूँकि आज़ादी के बाद नौकरियों में नौकरी करने वालों का जो तबादला हुआ है, यानी ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उद्योग धंधे को छोड़ कर गए हैं, उद्योग धंधों के परिवर्तन से ये खान पान की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकी हैं। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनमें से विभिन्न प्रकार के प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। यानी ये भी खान पान हमारा अब लगभग एक जैसा हो गया है, तो इसमें भी राष्ट्रीय एकता का तत्व दिखाई देता है। बीज भली भांत तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। यानी लेखक कह रहा है कि जैसे हमने दूसरे के खान पान को तो अपना लिया, दूसरे क्षेत्र के, दूसरे देश के, लेकिन उन खान पान से जुड़ी हुई शब्दावलियों को भी हमें अपनाने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। जो स्थानीय व्यंजन है, जैसे दिल्ली का छोला कुलचा, बम्बई का पाव भाजी, ये स्थानीय व्यंजन ही सीमित हो गए हैं, उनको भी हमें पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, इन्हें एथनिक कहा जाता है, जो अपने
क्षेत्र को नहीं बढ़ा सके हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है, अर्थात उत्तरी भारत के जो व्यंजन हैं उनकी भी अब स्थिति खराब हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यानी जो एक सामान्य सी छोटी सी दुकान पर जो चीज़ें पहले मिल जाती थीं अब वह बहुत विशेष दुकानों पर भी नहीं मिल पा रही हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। लेखक कह रहा है इसका एकमात्र परिणाम है कि मैंने नए व्यंजनों को बनाने के चक्कर में अपने पुराने व्यंजनों को छोड़ दिया है और मैंने पश्चिमी सभ्यता की नकल कर ली है, जो स्वास्थ्य, स्वाद और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी जो स्वाद और स्वास्थ्य के मामले में हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ऐसी मैंने पश्चिमी व्यंजनों की नकल की है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढ हो जाता है, गड्ढमड्ढ हो जाता है। यानी हम सारी वस्तुओं को खा ही नहीं पाते। जैसे आप जाते होंगे ना बफर आदि सिस्टम में, देखिए कहीं शादी हो रही है, कोई बड़ी पार्टी है, तो उसमें आप जाइए, खाने की इतनी चीज़ें हैं कि हम किसी सबका स्वाद ही नहीं ले पाते हैं। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। ये वही जैसे हम कहीं शादी समारोह में गए तो आप देखते हैं कि प्लेट उठाए और उसमें कई तरह की सब्जी, 2-3 तरह की सब्जी ले लिए, 2-3 तरह के अन्न जैसे पूड़ी रख लिए, उसमें रोटी रख लिए और सब सारी चीज़ें हैं इसमें, ऐसे ऐसे कचौड़ी रख लिए, तो हम किसी का स्वाद ही नहीं जान पाते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो यहाँ लेखक ये भी बता रहा है कि जो ये मिश्रित संस्कृति बनी है हमारे पास, हमें इसको जांचने की भी आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूल जाएं और पश्चिमी व्यंजनों को इस तरह से अपना लें कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध हों। हमें उस तरह से उनकी तरफ से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।